नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लड़ाई दिल्ली की है। लोकसभा चुनाव में 217 दिन का वक्त अभी बाकी है, लेकिन अभी से रणनीतियां तेजी से बनाई जा रही हैं। कल यानी 18 जुलाई की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल बैठक करके अपनी रणनीति बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के 38 दलों का दिल्ली में महाजुटान होना है। कल की बैठक से पहले आज ही हलचल तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में डिनर मीटिंग में चर्चा कर रही हैं, तो एनडीए के दलों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अपनी अपनी ओर से ताकत दिखाने की कोशिश एनडीए और यूपीए के कुनबे की ओर से की जा रही है। दिल्ली की लड़ाई और बेंगलुरु से विपक्ष की चढ़ाई, इन्हीं 2 दिनों में 2024 की किस्मत के कुछ पन्ने तय किए जाएंगे। तय होगा कि आखिर विपक्ष का आने वाला वक्त में रुख क्या होगा। कांग्रेस के हौसले इस मीटिंग से बुलंद हैं, वहीं बीजेपी तंज कस रही है, यानी किसका जमावड़ा तगड़ा है और किसका भारी पड़ रहा है, ये ताकत दिखाई जा रही है। इन बैठकों का भारी भरकम एजेंडा भी है, तो दूसरी तरफ अपना अपना चुनावी फंडा भी है। बिग फाइट लाइव में आज बात 2024 के महासमर के महासंग्राम की। ये तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक करने वाले हैं। तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी हैं, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, गौरव चाचरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा नेता है, और साथ ही बेंगलुरु से सीधे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अमित जी, सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं, क्योंकि बेंगलुरु से सीधे आप जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु में अपोजिशन की ये मीटिंग है जो जारी है, आज और कल का दिन बेहद अहम है। लेकिन अमित जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि कितनी अहम ये मानी जाए दूसरी बैठक होने जा रही है पटना के बाद अब बेंगलुरु में, जहां 26 पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एकजुट है। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, मुद्दे रहेंगे? श्वेता, सबसे पहले तो ये बताऊं मैं कि पटना में जो बैठक हुई थी विपक्ष की, उस बैठक से ज्यादा मजबूती से विपक्ष यहां पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में केजरीवाल मतलब दिल्ली सरकार के खिलाफ जो एक अध्यादेश पर लाया गया है, उस पर कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। तो विपक्ष के साथ अगर कहीं कोई गिले शिकवे हैं तो उसको कम करने की कोशिश लगातार हो रही है। और ये अध्यक्षता जो यूपीए के अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनकी अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, और कांग्रेस के तमाम लोग जो विरोध में भी थे वो उस सुर के साथ अपनी सुर अब मिला रहे हैं। तो पहला इंस्टेंस तो ये है श्वेता कि कम से कम 2 कदम कांग्रेस आगे और बढ़ने की कोशिश में है, चाहत में है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 1978 में जब विपक्षी एकता पहली बार भारत में मूर्त होने लगी थी, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ठीक बाद जयप्रकाश नारायण और तमाम लोग विपक्ष की एकता में हुए थे, और पटना से ही उसकी शुरुआत हुई थी। बड़ी क्रांतिकारी वो थी। लेकिन विपक्ष की एकता शुरू तो होती है, मूर्त तक नहीं पहुंच पाती, यानी जो उनको अंतिम स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कवायद होनी चाहिए, वो बहुत शिद्दत से नहीं दिखता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के ठीक बाद के समय में ही जो विपक्ष की एकता हुई और यूपीए बना, उसमें आप देखें कि यूपीए को बाहर से यूपीए सरकार को बाहर से वाम दल ने सपोर्ट किया, जो कभी विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस के साथ हमेशा अलग अलग रहते थे। तो विपक्ष जब जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से अपने आप को एक छाते के अंदर लाता है। दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो तमाम एनडीए के घटक हैं, और वहां भी कई लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है। तो ये एक वस्तुतः स्थिति श्वेता ऐसी बनती जा रही है कि बारिश हो रही है और 2 लोगों के हाथ में छाते हैं। एक छाते की जो कड़ी है, यानी जो उसका हैंडल है, वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी ने पकड़ा हुआ है, जो प्रधानमंत्री हैं देश के। दूसरे छाते का जो हैंडल है, उस हैंडल को कई लोग पकड़े हुए हैं, यानी वहां पर जो एकता है वो उस समायोजित उस तरीके से नहीं हो पा रही है। आखिर जो सवालात हैं जनता के मन में, क्योंकि विपक्ष एक हो भी जाए
काडर कैसे एक होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या काडर इस वक्त अगर एक हो जाएगा तो फिर एक बड़ी चुनौती हो सकती है सत्ता पक्ष के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले श्वेता, ये ताज वेस्ट एंड है बेंगलोर का, और शहर के बीचों बीच ये होटल है। मैं अपने कैमरामैन कपिल सोलंकी को कहूंगा कि यहाँ के दृश्य थोड़े से आपके जरिए हमारे दर्शकों को दिखाएं। और ये दृश्य देखिए, तमाम सिक्योरिटी, तमाम मीडिया कर्मी, और बाहर एक बड़ा शानदार पोस्टर लगा है जिसमें तमाम जो नेता यहाँ मौजूद हैं उनकी तस्वीरें, उनके फोटोग्राफ्स उस पर अंकित हैं। ठीक उसके सामने ताज वेस्ट एंड होटल है जिसमें अब मीटिंग शुरू हो चुकी है, बैठक शुरू हो गई है। उस बैठक में तमाम जो दल हैं, 26 के आसपास दल हैं, वो पहुंच चुके हैं। और उसके बाद एक डिनर है जो सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में, अपनी अगुवाई में एक डिनर दिया है। सोनिया गांधी की एंट्री श्वेता इसलिए महत्वपूर्ण है इसमें कि पटना में उनकी एंट्री नहीं हुई थी, और पटना में एंट्री नहीं हुई थी तो वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो है थोड़ी नोकझोंक भी हुई थी। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने साफ कहा था कि जब 370 पेश किया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी चुप थी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिस पर एक बड़ा रोल जो है वो सोनिया गांधी का है, और सोनिया गांधी उस रोल को निभाने के लिए यहां बैठी हैं, डिनर दे रही हैं। डिनर डिप्लोमेसी इसे कहा जा सकता है। और इस डिप्लोमेसी के बाद सुबह जब होगी तो एक साफ गोई से एक चीज सामने आएगी कि ये दल कितनी तरीके से एकजुट रहने की और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूत्रों ने यह भी बताया है श्वेता कि कुछ और दलों को इसमें जोड़ने की कवायद चल रही है। और डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यह जिम्मा दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जो बहन और मां है उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए। तो यानी एक रूपता बनाने की कोशिश है श्वेता पूरे भारत में। बिल्कुल अमित जी, और जिस तरह से आपने भी तस्वीर बयां की, एक चीज तो साफ है कि ये पटना के बाद बेंगलुरु में तो मजबूत हो गई, क्योंकि 15 के बाद अब 26 पार्टियां हो गई। और जिस छाते का जिक्र किया कि थामे हुए हैं, तो उसी पर सवाल आरसी जी कि बार बार एक बात सामने उठती है कि विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश है, एकजुट हो गए हैं, ये साथ तो आते हैं लेकिन अंत तक साथ रह पाएंगे या नहीं, ये बड़ी चुनौती है। और दूसरी कि कौन होगा संयोजक, कौन होगा जो इसे लीड करेगा, क्या इस पर भी फैसला इस बैठक में होगा? श्वेता जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फरवरी 9, 2023 को देश की संसद में एक व्यक्ति अपनी छाती और सीने को पीट पीट के बार बार एक बात का जिक्र कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला देश पे भारी। ये लड़ाई एक नेता के अहंकार की बनाम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की हो चुकी है। ये लड़ाई इस अहंकार की बनाम देश के स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई संविधान की रक्षा की और प्रतिदिन दूसरी तरफ संविधान पर हमला करने वालों के बीच की हो चुकी है। इसलिए इसका नेतृत्व कौन करेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तमाम जो पटना में हमारी मीटिंग हुई थी, और मीटिंग होने के बाद में 27 जून को देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भोपाल में यह कहा था कि ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन गारंटी है भ्रष्टाचार की, और मेरी गारंटी है इससे भ्रष्टाचार को तोड़ने की। और उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 करोड़ रुपए का एनसीपी पर आरोप लगाया था, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज सरकार के अंदर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। इसलिए देश जान रहा है ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के आधार पर जनता के जनादेश को कुचलने का जो लगातार और सतत जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ में तमाम वो दल और वो लोग साथ में आएंगे जो इस देश में झूठ बनाम सत्य की लड़ाई बनाना चाहते हैं, जो नफरत बनाम मोहब्बत की बनाना चाहते हैं, जो मन की बात बनाम जन की बात करना चाहते हैं, वो सब दल इसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये इतना स्वार्थ की राजनीति को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये इसलिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। मैं कहना श्वेता जी, स्वार्थ किसका था? जो 25 साल बाद में पूर्ण बहुमत की 2014 में पहली बार सरकार बनी थी, जो एनडीए का कई बार जिक्र करते थे, और वही 9 फरवरी 23 को कहता एक अकेला एनडीए को भूल गए थे। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें याद दिला दिया उस एनडीए के गठबंधन दलों को। उन्हें शुक्रगुजार करना चाहिए राहुल गांधी का, जो जनता के मुद्दों को मुखर किया। आज जनता को जो सड़कों पे है, आप संसद को तो म्यूट कर सकते हो, लेकिन देश की सड़कों को म्यूट नहीं कर सकते, यानी आप ये कह रहे हैं, नहीं रोक सकते। ठीक है आरसी, आप ये कह रहे हैं जो विपक्षी एकता बन रही है वो जनता की आवाज बन रही है, और जो सामने जो अहंकार से लबरेज है पार्टी, उसको नीचे करने की कोशिश होगी। क्योंकि हमारे साथ अभिनेश महर्षि जी भी हैं, बीजेपी विधायक है। अभिनेश जी, अभी आपने सुना कि बैठक जो बेंगलुरु में चल रही है, दूसरी तरफ आरसी चौधरी जी ने कहा कि आखिर ये एकता क्यों एकजुट है और क्यों मजबूती के साथ खड़ी हो रही है, और सिर्फ ये आम जनता के लिए। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, 38 दल है जिन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है, ये खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, और कल ये मीटिंग होने जा रही है। अचानक ये मीटिंग क्यों? एक बात कही जाती है कि अब तक पार्टियों को साथ लेकर एनडीए चलती थी, लेकिन जब एक तरफा जीत मिलने लगी तो जो साथी सहयोगी पार्टियां उनको वैल्यू कम दिए जाने लगे, और 2019 के बाद तो उन्हें इग्नोर किया जाने लगा। अब ये मीटिंग बुलाना क्या जरूरी हो गई थी, मजबूरी हो गई है, या फिर ये अपनी मजबूती और अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश है?
देखिए श्वेता जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाया है। ये कांग्रेस के मेरे मित्र भूल गए, जब अमेरिका के अंदर देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो जामा तलाशी लेकर के उनको अंदर दिया जाता था। उसी स्थिति के अंदर इस देश के मान और सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए जिस तरह से काम किया है और इस देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे विपक्षी लोगों के पेट में बल पड़ने लगे हैं। और ये आज इनसे पूछिए श्वेता जी कि इनका लीडर कौन है, ये किसके नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे हैं। आज जहां ये आप पार्टी की बात कर रहे थे, आप पहले ये संगठित होने से पहले एक दूसरे से लड़ाई लड़ने में मस्त हो गए हैं। एक इनके नेता जो अभी भी बालकपन लिए हुए घूम रहे हैं, पूरे देश के अंदर घूमे हैं, वो इनके कारनामों को देखें यदि, तो कहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहां जिस नेता की बात कर रहे थे, मैं तो नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूं। ऐसी स्थिति के अंदर इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। यह अखंड भारत धारा 370 के लिए यही लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, एक नाखून नहीं कटा। ये वही लोग हैं 35A और धारा 370A को हटाने के लिए जहां ये तुष्टीकरण की नीति अपना करके आगे बढ़ते हैं। इनके पास में न कोई मुद्दा है, न कोई एजेंडा है। ये सारे के सारे लोग मिलकर के एक सशक्त व्यक्ति जिसने हर देश को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान जो इनको आंखें दिखाता था, आज हिम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले, इस देश को आगे ले जाने वाले, विश्व गुरु के रूप में इस देश के सशक्त हमारे प्रधानमंत्री जो हम सब के नेता हैं, जो विश्व के नेता बनकर के उभरे हैं, उस नेता के नेतृत्व में काम हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इन लोगों के पेट में बल पड़ रहा है और जो शक्तिशाली व्यक्ति जिसने देश को आगे बढ़ाने का यानी आप ये कह रहे हैं कि पीएम के अगेंस्ट ये सब है, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो एक साथ हुए हैं वो उनको हराने के लिए हो, ये आप ये कह रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे क्योंकि अमित जी बेंगलुरु से लगातार हमारे साथ बने हुए और मीटिंग चल रही है, उससे भी लेकर अपडेट लेंगे। लेकिन अमित जी आपका रुख करेंगे, न नेता, न नियत, न नीति है इनके पास, लेकिन ये बैठक कर रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं। ये आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं। क्या वाकई में बिना नियत के, बिना नीति के बैठक हो रही होगी? 2024 का लक्ष्य रखकर ये अपोजिशन एक साथ आता है, लेकिन एक चुनौती बड़ी है कि विचारधारा अलग अलग होने के बाद ये साथ आएंगे, और क्या साथ में अगर आते हैं तो राज्यों में भी तो चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे। बिल्कुल श्वेता, और आप देखें ये जो फॉर्मूला है कोई नई बात नहीं है कि विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। ये पहले भी इस चीज को लेकर काफी जदोजहद हुई है और सफल भी हुई है। मैंने आपको जिक्र किया 2004 का। 2004 में लग नहीं रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो अल्पमत में आएगी, यानी वो चुनाव हार जाएगी और कांग्रेस एक बड़े दल के तौर पर उभरेगी। कांग्रेस 140-42 सीट के साथ एक बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन उसको साथ बाहर से किसने दिया? वामपंथियों ने दिया। तो वो विचारधारा की जो लड़ाई की बात बराबर प्रवक्ता लोग वहां कह रहे हैं, वो वहां पर गौन हो जाती है। क्योंकि विचारधारा राजनीति में, श्वेता, एक चीज हमें समझनी चाहिए, राजनीति में सिर्फ हित अस्थायी होता है और उस अस्थायित्व को देने के लिए हमेशा राजनीति और राजनेता आपस में एक दूसरे का संबंध बनाते रहते हैं। आप देखें पटना की बैठक के बाद सबसे बड़ी जो जिक्र है, जो चर्चा है अंदर, वो है शरद पवार की पार्टी जो टूटी है, उस चीज को लेकर काफी चर्चा है। और यह चर्चा इसलिए है कि शरद पवार मुखर तौर पर विपक्षी एकता की कवायद में लगे हुए थे। ऐसे में पटना की बैठक के बाद एक बड़ा झटका उनको लगा। उनके भतीजे अजीत पवार और तमाम जो उनके सेकंड हैंड लेफ्टिनेंट कहे जाते थे, प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने साथ छोड़ दिया। कल सुबह शरद पवार यहां आ रहे हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ और वो इस बैठक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की फिर कोशिश करेंगे। और ये बताने की कोशिश लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं कि भले ही जितनी जद्दोजहद हो, भले ही हमारी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन हम साथ हैं। विचारधारा की बात अगर करें तो पटना में नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट, शरद पवार, खुद जो एनसीपी का गुट है और कांग्रेस एक साथ है। तो विचारधारा में यहां पर सामंजस्य कहां बिठाना है? सामंजस्य इनको बिठाना है आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली और पंजाब का क्या होगा? सामंजस्य इनको बिठाना है ममता बनर्जी के साथ।
पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस वहां अलग राह पर बिल्कुल चलती है बिल्कुल और ठीक, ममता बिल्कुल बनर्जी की ठीक कहा राहें आपने अलग अमित जी। और है। यही सामंजस्य बड़ा इनको- चैलेंज इनके सामने रहने वाला है। साथ आना, मीटिंग करना अलग बात है, लेकिन इस साथ को बरकरार रखना 2024 के चुनाव तक, ये बड़ी चुनौती यहां पर रहेगी। वापस रुक करेंगे अमित जी आपका। हमारे साथ गौरव चाचरा जी भी सपा नेता है। गौरव जी, ठीक है, विपक्ष एक साथ आ चुका है साथ, लेकिन ये कब तक बना रहेगा? क्या वाकई में जो डिसीजन होंगे उसे माना जाएगा? क्योंकि आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा है इसमें। लॉन्ग टर्म साथ है और देखिए लॉन्ग टर्म साथ है तो इस पर रणनीति बन रही है। हमारी आज दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक में ही देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी काफी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है 2024 चुनाव में। देख लीजिए उत्तर प्रदेश से संदेश जाता है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें केंद्र में जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही है। 2004 वाला इतिहास दोहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को 10 से भी नीचे लेके जाएंगे। इस बार पीडीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। इस बार पीडीए जीतेगा और एनडीए हारेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई मिलके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने वाले हैं। चलिए गौरव जी, ये जो आप बोल रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, बरकरार रहे तो अच्छा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हालत सपा की क्या है ये भी नजर 2 विधानसभा चुनाव से आ ही रहा है। मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ है। मिथिलेश जी, देखिए सभी को आपने सुना, हर पार्टी से अपने अपने व्यू यहाँ पर है, लेकिन सबसे अहम बात हमारी, कल दोनों अहम बैठकें हैं। आज भी बैठक जारी है यहाँ पर, अगर हम विपक्षी पार्टियों की कहें, कल एनडीए की बैठक होने जा रही है। एक ही वक्त पे दोनों बैठकों का होना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इस महासंग्राम में क्या मान रहे हैं आप, कौन ज्यादा मजबूत है और कैसे अपने आप को मजबूत दिखाने की भी कोशिश हो रही है? देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिक्स में एक साइलेंट मैसेज। तो साइलेंट मैसेज देने के लिए जो 3 राज्यों बड़े अहम है, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्यों में बीजेपी को लगता है कि अगर विपक्ष लामबंद हो गया तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है 2024 में। महाराष्ट्र में तो इन्होंने तोड़ निकाल दिया और बिहार में मामला चल रहा है, रोज खबरें आ रही है। और कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में भी हमने जिस तरीके से पंचायत चुनाव में नजारा देखा, वहां भी शुरुआत हो चुकी है। तो 3 स्टेट को छोड़ के बीजेपी को कहीं ज्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कौन छोड़ेगा, कौन किसके लिए त्याग करता है। अब भरत तो कोई रहा नहीं कि 14 साल भगवान राम की पादुका लाके किसी को सिंहासन दे दे। जब यूपी में 1 सीट कांग्रेस की है, 5 सपा की है, वो छोड़ देंगे। कांग्रेस को आप पार्टी की 7 की 7 सीटें हैं। पंजाब में यही प्रॉब्लम है। तो जो असली कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा वो सीटों का बैठेगा। अब इसमें कांग्रेस अपना बड़ापन दिखाए। अगर हम बात कर लें 2014 के चुनाव में, जब 2009 में 350 सीटों पर बीजेपी सीधी फाइट में थी, 2014 तक आते आते 250 सीटों पे रह गई सीधी फाइट में। तो कांग्रेस का जिस तरीके से बीजेपी से जनाधार घट रहा है, अब राजस्थान में भी एनडीए का एक घटक दल है, वो है आरएलपी। क्या आरएलपी कल मीटिंग में जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्योंकि अचानक ये तो कहना पड़ेगा पटना की मीटिंग के बाद में और सोनिया गांधी जी के वहां जाने के बाद में कहीं न कहीं बीजेपी को भी लगा है, क्योंकि सोनिया गांधी अनुभवी रही है, सबको जोड़कर घर की तरह, जैसे एक भारतीय गृहिणी महिला होती है, सबको जोड़ के चलती है, उस अंदाज में सोनिया गांधी ने यूपीए का करिश्मा दिखाया है। उससे थोड़ा बहुत तो भय है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नागौर की मीटिंग कैंसिल हो गई। अब कल हनुमान बेनीवाल जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से रामदास अठावले महाराष्ट्र से अकेले हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं, क्या हनुमान बेनीवाल को दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन ये निश्चित रूप से भारत की राजनीति में ये पुराना दौर है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि चलिए ठीक है, अलग अलग मुद्दे होंगे, विपक्षी एकता दिखाई जा रही है, सब पहुंच भी रहे हैं, पहले से ज्यादा पार्टियां शामिल हो रही हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात आएगी तब तो कुछ ना कुछ विचारों में मतभेद नजर आएगा, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा अपनी सीट। निश्चित रूप से बिहार में क्या नीतीश कुमार सीटें छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी सीटें छोड़ देगी? क्या सपा सीटें छोड़ देगी? विधानसभा चुनाव हुए यूपी में, हमने क्या देखा? कांग्रेस को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सियासत है, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, देव दनुज मनुज ये रीति। तो ये स्वार्थ का एक कुनबा जुड़ा है। अब इस स्वार्थ में कौन बड़ा दिल वाला है, कौन महर्षि दधीची बनेगा, इनमें कौन त्याग करेगा? जब तो मोदी जी के सामने खड़े हो सकते हैं। ठीक है मिथिलेश जी, लेकिन जो आपने बात की वो अंदरूनी तौर पर मान सकते हैं कि कौन त्याग करता है, कौन यहाँ पर और मजबूती के साथ आता है। लेकिन अभिनेश जी, एक बात जो कही जा रही है बार बार कि ये जो विपक्षी एकता है उसका कहीं ना कहीं डर है, और यही वजह है कि एनडीए की मीटिंग हो रही है, 38 दल वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या वाकई में डर है कि विपक्षी एकता एकजुट हुई तो मुश्किल और नुकसान कुछ हो सकता है? नहीं,
नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं। एनडीए सबको साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखता है। और जो ये भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अकेली चलती है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी छोटे से छोटे दल को भी जो इनके साथ में है उनको साथ में लेकर के चलती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही मीटिंग्स होती रहती हैं। मीटिंग्स हमेशा से चलती आई हैं, कभी भी मीटिंग्स बंद नहीं हुई। क्लास कमेंट आरसीजी की कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब बोल रहे थे कि एक व्यक्ति जिसके लिए अमेरिका कारपेट बरसाता है। मैं कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर ने सही कहा था, जब अहंकार मनुष्य पे छाता है, जब अहंकार मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, फिर ये विनाश के जिस घड़े पे खड़े हैं, ये 2014 के अंदर 23 एनडीए के घटक दल थे जो 19 में जाते जाते 14 दल अलग हो गए थे, 22 में 6 घड़े, और आज शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बैठक वर्सेस बैठक है, दोनों बैठकें हो रही है। कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है एनडीए की, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में बैठक जा रही है जहां पर पूरा विपक्ष एकजुट है, 26 पार्टियां यहां पर शामिल है। अब ये अहंकार की बात कर रहे हैं, स्वार्थ की बात कर रहे हैं, किसे हराने की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, ये तो तय हो जाएगा कि आखिर इस 2 दिन की मीटिंग के बाद क्या ये फैसला लिया जाता है और कब तक ये साथ कायम रहता है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।